हेलो फ्रेंड्स, लेट्स क्रैक एसएससी एनुअल एग्जाम्स में आपका स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं एजी और सीएजी के बारे में। देखिए, एजी का मतलब होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, मतलब भारत का महान्यायवादी। देखिए, जिस प्रकार से केंद्र के स्तर पर भारत का महान्यायवादी होता है, मतलब एजी होता है, उसी प्रकार से राज्य के स्तर पर होता है महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल। ठीक है, तो इन दोनों को देखेंगे। इसके अलावा हम सीएजी के बारे में देखेंगे, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इसकी फुल फॉर्म होती है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में। ठीक है, और लास्ट में हम एक टेस्ट लगाने वाले हैं। इस टेस्ट में मैंने वही क्वेश्चन लिए हैं जो पहले एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखना है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, यदि आपने हमारा टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो उसको ज्वाइन करने के लिए टेलीग्राम ऐप पर जाकर इस एसएससी इनगिरेव नाम से चैनल को सर्च करके उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप इसको क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको अनअकैडमी पर काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिल जाते हैं, जैसे कि डेली लाइव क्लास हुआ, इसमें लाइव क्लास लेते हुए अपने एजुकेटर के साथ डिस्कशन करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए, लाइव टेस्ट और क्विज आपको देने को मिलेंगे। इसमें आप अपनी परफॉर्मेंस का एनालिसिस कर सकते हैं, किस स्तर की आपकी तैयारी होती जा रही है, ये आपको पता चलता रहेगा। और जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, उस एग्जाम का कंप्लीट कोर्स आपको उसी के सिलेबस के हिसाब से मिल जाएगा, अनलिमिटेड एक्सेस के साथ। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई एक लेक्चर आप एक ही बार देख सकते हैं। आप कोई सा भी लेक्चर कितनी ही बार देख सकते हैं, उसकी कोई लिमिट नहीं है। और कितने भी टीचर का वो लेक्चर आप देख सकते हैं। जैसे कि देखिए, मैथ का कोई एक टॉपिक का लेक्चर आपको एक टीचर का समझ में नहीं आता है तो आप वो दूसरे टीचर का देख सकते हैं। उनका भी समझ में नहीं आता है तो आप वो तीसरे टीचर का उसी टॉपिक का लेक्चर देख सकते हैं। तो इस प्रकार से अनलिमिटेड एक्सेस के साथ आप अनअकैडमी पर कोई भी कोर्स खरीद सकते हैं। और यदि आपने अनअकैडमी लर्निंग ऐप अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो उसको डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद देखिए, जिस भी एग्जाम के कोर्स को आप खरीदना चाहते हैं खरीद सकते हैं। और यहाँ पर आप पा सकते हैं पूरे 10% का डिस्काउंट। ठीक है, देखिए, जैसे कि आपको एसएससी का कोर्स खरीदना है तो एसएससी के कोर्स के लिए आपकी 12 मंथ की फीस है 6,000 रुपये। अगर इसमें आप मेरा SHAM कोड का यूज करते हो तो आपको पूरा 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। उसके बाद आपकी 12 मंथ की फीस हो जाएगी, मतलब एक साल की फीस हो जाएगी मात्र 5,400 रुपये। इसके बाद देखिए, अगर आपका टारगेट लंबा है, 24 मंथ का टारगेट है, मतलब पूरे 2 साल का टारगेट है, तो 2 साल के लिए आपकी फीस होगी 7,200 रुपये। लेकिन अगर इसमें भी आप मेरा SHAM कोड का यूज करते हो तो आपको पूरे 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा इसमें भी। और उसके बाद पूरे 2 साल की फीस हो जाएगी मात्र 6,480 रुपये। तो इस प्रकार से देखिए, 10% के डिस्काउंट के साथ आप अनअकैडमी पर कोई भी कोर्स खरीद सकते हैं। चलिए आते हैं अपने टॉपिक पर। पहले देखिए, हम देख लेते हैं इन दोनों को, महान्यायवादी और महाधिवक्ता को। केंद्र के स्तर पर होता है महान्यायवादी, मतलब अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, और राज्य के स्तर पर होता है महाधिवक्ता। तो इन दोनों को देखने के बाद हम देखेंगे कैग के बारे में, CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो देखिए, महान्यायवादी जो होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इसका संविधान में उल्लेख अनुच्छेद 76 में किया गया है। तो संविधान में इनका किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है ये भी आपको पता होना चाहिए। कई बार एग्जाम में यही पूछ लेते हैं कि महान्यायवादी के बारे में संविधान में किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है, तो वो दिया गया है 76 में। ठीक है, तो देखिए, 76 से पहले आपको अनुच्छेद 74 और 75 तो याद होने ही चाहिए। 74 में क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा, यानी कि PM। ठीक है, और यही होती है सरकार। देखिए, मंत्री परिषद आपको पता ही होगा। अब देखिए, जितने भी ये मंत्री होते हैं मंत्री परिषद में, प्रधानमंत्री सहित, इन सभी की नियुक्ति के बारे में दिया गया है अनुच्छेद 75 में। नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। तो इन सभी मंत्रियों की प्रधानमंत्री सहित नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। वो किस में दिया गया है? 75 में। तो 75 में दी गई है इनकी नियुक्ति। अब देखिए, सरकार हो गई एक तरीके से, मंत्री परिषद हो गई। अब 76 में क्या होगा? महान्यायवादी। अब मैं आपको बताता हूं कि महान्यायवादी होता क्या है। ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, AG। अब इसके बारे में देखते हैं। देखिए, महान्यायवादी भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है या कानूनी अधिकारी होता है। ये भी एग्जाम में पूछ लेते हैं कि भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है, तो वो महान्यायवादी होता है। ये भारत सरकार को विधिक मामलों में सलाह देता है, उनकी सहायता करता है। और पूरे भारत में जितने भी न्यायालय हैं उन सभी में भारत सरकार का पक्ष रखता है, पक्ष रखने के लिए बाध्य होता है, हर न्यायालय में उनकी सहायता करता है। देखिए, जिस प्रकार से हमारा कोई केस होता है, कोर्ट में कोई मामला हो जाता है, तो हम अपने केस में एक वकील करते हैं अपना पक्ष रखने के लिए कोर्ट में, तो हम एक वकील करते हैं अपनी ओर से। उसी प्रकार से देखिए, महान्यायवादी होता है सरकार का वकील। पूरे भारत में सभी मामलों में, सभी न्यायालयों में भारत सरकार का पक्ष रखता है महान्यायवादी। ठीक है,
तो देखिए ये प्रथम विधि अधिकारी होता है, विधिक मामलों में सलाह देता है, ये मैंने आपको बता दिया है। आगे देखते हैं इसके बारे में। संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है, संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है, विचार व्यक्त कर सकता है, किंतु मतदान नहीं दे सकता। मतदान क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि वह संसद का सदस्य नहीं होता है। क्योंकि देखिए मतदान वही देते हैं, जो भी कार्यवाही होती है उसमें मतदान वही देते हैं जो संसद के सदस्य होते हैं, और ये संसद का सदस्य होता नहीं है महान्यायवादी, तो ये मतदान नहीं दे सकता। बाकी सारे काम कर सकता है, कार्यवाही में भाग ले सकता है, अपना विचार व्यक्त कर सकता है, लेकिन मतदान नहीं दे सकता। तो ये इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और ये सब किस अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद 88 में। ठीक है, आगे देखते हैं हम। संसदीय विशेषाधिकार अर्थात सांसदों को मिलने वाले सारे अधिकार मिलते हैं। जो संसद में सांसद होते हैं उनको जो विशेषाधिकार मिले हुए होते हैं वही महान्यायवादी को भी प्राप्त होते हैं। और देखिए जो संसद और सांसदों को जो विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं उसके बारे में संविधान में किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है? 105 में। ये भी आपको याद होना चाहिए। आगे देखते हैं। भारत की किसी भी अदालत में सुनवाई का अधिकार रखता है। यही महान्यायवादी भारत की किसी भी अदालत में सुनवाई का अधिकार रखता है। ये तो मैंने आपको अभी बताया ही था। किसी भी अदालत में जहां भी भारत सरकार का मामला होगा उसमें भारत सरकार का पक्ष रखने के लिए बाध्य होता है। आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति होती है। इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर धारण रहता है। देखिए राष्ट्रपति की मर्जी होती है कि वो कभी भी इसको हटा सकता है। राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति होती है महान्यायवादी की, और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर धारण रहता है। देखिए इसका क्या मतलब हुआ कि राष्ट्रपति की मर्जी होती है कि वो कब तक अपने पद पर धारण रहता है या कब तक अपने पद पर बना रहेगा, तो ये राष्ट्रपति की मर्जी होती है। इसके अलावा देखिए वो स्वयं भी राष्ट्रपति को त्याग पत्र सौंपकर अपना कार्यकाल समाप्त कर सकता है, तो इसका कार्यकाल निश्चित नहीं होता है। यहाँ पर हमने देख ही लिया है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर धारण रहता है, अपना पद धारण करता है, तो राष्ट्रपति की मर्जी पर रहता है। ये राष्ट्रपति जब तक चाहे इसको रख सकता है और जब चाहे इसको हटा सकता है। आगे देखते हैं। यह देश का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है। ये तो मैंने सबसे पहले ही बता दिया था कि सर्वोच्च विधिक अधिकारी या कानूनी अधिकारी होता है। ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए यही कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता रखता है। देखिए राष्ट्रपति महान्यायवादी के रूप में उसी को नियुक्त करता है जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। तो इसकी योग्यता क्या होती है? उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की योग्यता। ठीक है, उसी के समान इसकी योग्यता होती है। आगे देखते हैं। देखिए कार्यकाल की समाप्ति किन किन तरीकों से की जा सकती है? इसकी राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है, क्योंकि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर धारण रहता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा कभी भी इसको हटाया जा सकता है। इसके अलावा राष्ट्रपति को त्याग पत्र सौंप सकता है, खुद स्वयं भी राष्ट्रपति को त्याग पत्र सौंपकर इसका कार्यकाल समाप्त किया जा सकता है। मंत्री परिषद द्वारा त्याग पत्र देने पर, जो मंत्री परिषद होती है मतलब सरकार का ही ये वकील होता है, और वो सरकार ही अगर त्याग पत्र दे देती है तो इसका भी कार्यकाल समाप्त हो जाता है, तो ये भी हट जाता है, इसके कार्यकाल की समाप्ति हो जाती है उस समय। तो देखिए इन तरीकों से इसका कार्यकाल समाप्त होता है। और देखिए अगर इसके वेतन के बारे में बात करें तो यहाँ पर देखिए लिखा है कि राष्ट्रपति के द्वारा इसकी नियुक्ति होती है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर धारण रहता है, और राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित ही इसको पारिश्रमिक दिया जाता है। ठीक है, जो उसको वेतन मिलता है या पारिश्रमिक मिलता है वो राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित होता है। ये भी आपको याद रखना है। अभी पीसीएस यूपी पीसीएस 2020 में यही क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, कि जो महान्यायवादी होता है उसको जो वेतन या पारिश्रमिक प्राप्त होता है वो किसके द्वारा निर्धारित होता है? तो वो राष्ट्रपति के द्वारा होता है। ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा देखिए जो महान्यायवादी होता है ये भारत सरकार का वकील तो होता ही है, मतलब भारत सरकार को सभी विधिक मामलों में सलाह तो देता ही है। इसके अलावा ये निजी प्रैक्टिस भी कर सकता है, ये भी आपको याद रखना है। ये अपनी निजी प्रैक्टिस भी कर सकता है, क्योंकि देखिए कोई सरकार का पूर्णकालिक वकील नहीं होता है, समय मिलने पर ये निजी प्रैक्टिस भी कर सकता है किसी भी मामले में, लेकिन वो मामला भारत सरकार के विरुद्ध ना हो। ठीक है, वो मामला सरकार के विरुद्ध ना हो। ठीक है, तो निजी प्रैक्टिस वो कर सकता है, ये भी आपको याद रखना है। और इसका जो पारिश्रमिक होता है वो राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित होता है। अब इसके अलावा हम आगे देखते हैं। देखिए जो पहले महान्यायवादी थे और जो करंट में महान्यायवादी हैं, यहाँ लिख भी रहा देखो, करंट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है? के वेणुगोपाल, जिनका ये फोटो है। तो वर्तमान में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है? के वेणुगोपाल, ये 15वें हैं, ये भी आपको याद रखना है। 15वें जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं वो के वेणुगोपाल हैं। इसके अलावा
पहले महान्यायवादी थे एम.सी. सीतलवाड़। ठीक है, एम.सी. सीतलवाड़ पहले भारत के महान्यायवादी थे। आगे देखते हैं अब महाअधिवक्ता के बारे में। देखिए, अभी हमने देखा केंद्र के स्तर पर महान्यायवादी होता है, उसी प्रकार से राज्य के स्तर पर महाअधिवक्ता होता है। अगर आपको केंद्र के स्तर पर महान्यायवादी के बारे में सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स याद हो गए होंगे, तो वही सब राज्य के स्तर पर महाअधिवक्ता के बारे में होता है। पढ़ लेते हैं, देखिए एक एक पॉइंट को हम। पहला पॉइंट है, अनुच्छेद 165 के अनुसार राज्यपाल द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। और महान्यायवादी के बारे में हमने देखा था, उसकी नियुक्ति कौन कर रहा था? राष्ट्रपति के द्वारा की जा रही थी, क्योंकि वो केंद्र के स्तर पर था। और महान्यायवादी के बारे में किस अनुच्छेद में था? 76 में। लेकिन महाधिवक्ता के बारे में है अनुच्छेद 165 में। ठीक है, तो अनुच्छेद 165 के अनुसार राज्यपाल के द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। अगर आपको महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है ये पता होगा, तो आपको ये भी आसानी से याद रहेगा। ठीक है, आगे देखते हैं, राज्य का सर्वोच्च विधिक अधिकारी महाधिवक्ता होता है। देखिए, महान्यायवादी पूरे भारत सरकार का सर्वोच्च विधिक अधिकारी था या कानूनी अधिकारी था, उसी प्रकार से राज्य के स्तर पर सर्वोच्च विधिक अधिकारी महाधिवक्ता होता है। ठीक है, आगे देखते हैं, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। जब तक राज्यपाल चाहे उसको रख सकता है, ये राज्यपाल की मर्जी होती है। राज्यपाल के अनुसार ही इसका कार्यकाल होता है, राज्यपाल के अनुसार ही इसको पारिश्रमिक दिया जाता है, इसके द्वारा निर्धारित ही होता है। जिस प्रकार से देखिए केंद्र के स्तर पर महान्यायवादी का जो पारिश्रमिक था वो राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित हो रहा था, उसी प्रकार से यही राज्यपाल के द्वारा होता है महाधिवक्ता का। ठीक है, आगे देखते हैं, महाधिवक्ता उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने की अर्हता रखता है या योग्यता रखता है। वहां पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता थी, लेकिन यहाँ पर उच्च न्यायालय की, हाई कोर्ट की, वहां पर सुप्रीम कोर्ट की। ठीक है, तो ये कुछ थोड़े थोड़े डिफरेंस हैं, ये आपको याद होने चाहिए। आगे देखते हैं, विधानमंडल में विधान परिषद और विधानसभा दोनों की कार्यवाही में भाग ले सकता है। देखिए, जैसे कि संसद में राज्यसभा और लोकसभा दोनों की कार्यवाही में महान्यायवादी भाग ले सकता था, अपना विचार व्यक्त कर सकता था, लेकिन मतदान नहीं दे सकता था। उसी प्रकार से यहीं पर होता है विधानमंडल के मामले में। ठीक है, राज्य के स्तर पर विधानमंडल होती है, केंद्र के स्तर पर संसद होती है, तो यहाँ विधानमंडल है। तो विधानमंडल में विधान परिषद और विधानसभा दोनों की कार्यवाही में भाग ले सकता है, विचार व्यक्त कर सकता है, किंतु मतदान नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि वह विधानमंडल का सदस्य ही नहीं होता है, और जो मतदान देते हैं वो सभी विधानमंडल के सदस्य होते हैं। अब हम देखते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में। अभी तक जो हमने देखा उसके हम क्वेश्चन आंसर लास्ट में देखेंगे। कैग के क्वेश्चन भी हम लास्ट में देखेंगे, एक बार में देख लेंगे सारे क्वेश्चन आंसर, जिससे कि आपको अंदाजा हो जाएगा किस प्रकार के क्वेश्चन इन टॉपिक्स से एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अब हम देखते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे संबंधित आर्टिकल एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। 148 में इसके पद का वर्णन किया गया है, CAG का वर्णन किया गया है 148 में। तो ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला आर्टिकल आपको याद होना चाहिए। अभी हम एक एक करके सभी को देखते हैं। देखिए, किसी भी देश में लोकतंत्र को सही रूप से स्थापित करने के लिए इन 4 स्तंभों का होना बहुत जरूरी होता है, जिसमें कि पहला है न्यायपालिका। न्यायपालिका के द्वारा न्याय किया जाता है, ये तो आपको पता ही है। दूसरा है चुनाव आयोग। किसी भी लोकतांत्रिक देश में लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव किया जाता है चुनाव आयोग के द्वारा। उसके बाद है कैग, CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इसके बारे में हम देखने वाले ही हैं, यही हमारा टॉपिक है अभी। और उसके बाद है UPSC, संघ लोक सेवा आयोग। तो चलिए देखिए, इनमें हम कैग के बारे में देखते हैं, CAG के बारे में देखते हैं। तो कैग की फुल फॉर्म है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। अगर हम संविधान में बात करें, संविधान में इसका उल्लेख अनुच्छेद 148 से 151 के बीच किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 148 से 151 तक किया गया है कैग के बारे में संविधान में उल्लेख। अब देखिए, हम पहले कैग के बारे में शॉर्ट में देख लेते हैं थोड़ा सा कि कैग होता क्या है, क्या इसके कार्य होते हैं। मैं थोड़ा शॉर्ट में आपको बता देता हूँ कि आपको पता चल जाएगा हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं। देखिए, कैग जो होता है भारत सरकार के द्वारा जो खर्च किया जाता है, जो खर्चा किया जाता है, उसकी जांच का कार्य होता है। अभी हम ठीक से डिटेल में देखेंगे। जो भारत सरकार के द्वारा और राज्य सरकार के द्वारा खर्चा किया जाता है, उसकी जांच का कार्य होता है कैग के द्वारा कि वो खर्चा कहाँ किया जा रहा है, जिस उद्देश्य के लिए ये पैसा आया है, पैसा दिया गया है सरकार को खर्च करने के लिए, क्या वो पैसा वही खर्च हो रहा है। तो इन सभी की जांच करता है कैग। ठीक है, अब हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो जो संविधान में इसका उल्लेख किया गया है, किन अनुच्छेदों में किया गया है और क्या क्या लिखा है, वही हम देख लेते हैं। देखिए, संविधान में कैग के बारे में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल यही है 148। 148 में कैग के पद का वर्णन है।
और एग्जाम में इन सभी आर्टिकल में सबसे ज़्यादा यही पूछा जाता है 148। नीचे के आर्टिकल आपको याद हो ना हो, लेकिन ये 148 आर्टिकल याद होना बहुत जरूरी है। अनुच्छेद 148 बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। तो कैग के पद का वर्णन 148 में है। 149 में कैग के कार्य एवं शक्तियों का वर्णन है। अभी हम कार्य और शक्तियों को डिटेल में देखेंगे आगे। और 150 में लेखा परीक्षण मतलब ऑडिटिंग का प्रारूप तैयार करता है, तो ये दिया गया है 150 में। कैग के द्वारा ही ऑडिटिंग का प्रारूप तैयार किया जाता है। अभी हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि क्या पूरी प्रक्रिया होती है, पूरा सिस्टम क्या होता है। अभी हम सिर्फ आर्टिकल में देख रहे हैं। 151 में दिया गया है कि कैग के द्वारा जो लेखा परीक्षण किया जाता है, उसकी रिपोर्ट जो तैयार की जाती है वो राष्ट्रपति को दे दी जाती है। तो ये 151 में दिया गया है। तो कैग के कार्य और शक्ति को डिटेल में पढ़ने से पहले हम कैग के बारे में ये देख लेते हैं कि इनको शपथ कौन दिलाता है, नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, क्या इसकी योग्यता होती है। ठीक है, तो नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। कैग की राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है। योग्यता होती है आईएएस स्तर के अधिकारी। ठीक है, आईएएस स्तर के अधिकारी की इसकी योग्यता होती है। तो लेकिन संविधान में ऐसा कुछ नहीं लिखा गया है कि वह आईएएस स्तर का हो। संविधान में कैग की योग्यता निर्धारित करने का दायित्व संसद को दिया गया है। ठीक है, संसद के द्वारा कैग की योग्यता निर्धारित की जाती है। और जो संसद के द्वारा इसकी योग्यता है अब, वो आईएएस स्तर के अधिकारी की है। ठीक है, वह आईएएस स्तर का अधिकारी हो, ये इसकी मतलब कैग की योग्यता है। शपथ राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है। ये किस संविधान में कहाँ है? संविधान की अनुसूची 3 के अनुसार। अनुसूची, यहाँ अनुसूची है, ये अनुसूची 3 के अनुसार राष्ट्रपति के द्वारा कैग की शपथ दिलाई जाती है। ठीक है, इसके बाद देखिए त्यागपत्र। त्यागपत्र किसको सौंपता है? राष्ट्रपति को। कार्यकाल, कार्यकाल के बारे में पढ़ लेते हैं डिटेल में, देखिए थोड़ा सा हम। तो इसका कार्यकाल भी आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है ये। 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पूरा हो चुका हो, 6 वर्ष का कार्यकाल होता है उसका। लेकिन अगर 6 वर्ष से पहले अगर वो 65 वर्ष का हो चुका हो तो भी उसका कार्यकाल समाप्त हो जाता है। इसलिए लिखा है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। ठीक है, उसके बाद देखिए वेतन। वेतन संचित निधि से दिया जाता है। और संचित निधि से दिया जाता है वो कितना वेतन दिया जाता है? 2.5 लाख। ठीक है, 2,50,000 पर मंथ, प्रति माह। उसके बाद पद से हटाने की प्रक्रिया। पद से हटाने की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान होती है कैग को पद से हटाने की प्रक्रिया। और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को पद से हटाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? 124 में। ठीक है, 124 में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बारे में जो इसके पद से हटाने की प्रक्रिया है वो दी गई है। अब हम देख लेते हैं सीएजी के कार्य के बारे में डिटेल में, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि सीएजी का कार्य क्या होता है। ठीक है, तो देखिए सीएजी के कार्य को पढ़ने से पहले मैं आपको 2 शब्दों के बारे में ठीक से बता देता हूं। अकाउंटिंग मतलब लेखांकन, और दूसरा है ऑडिटिंग मतलब लेखा परीक्षण। तो इन दोनों शब्दों के बारे में आपको पता होना चाहिए इनके कार्यों को पढ़ने से पहले। अकाउंटिंग का मतलब होता है जो सरकार के द्वारा खर्चा किया जाता है उसका लेखांकन, उसका लेखा जोखा। ठीक है, मतलब उसका लेखांकन होता है अकाउंटिंग। तो ये आपको पता होना चाहिए, जो उसका लेखा जोखा होता है वो अकाउंटिंग होता है। और जो सरकार के द्वारा खर्चा किया जाता है उसकी जांच करना, उसका लेखा परीक्षण, कि वो खर्चा सही जगह किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है सही जगह, कि उसकी धन की बर्बादी तो नहीं हो रही है, जिन योजनाओं के लिए वो पैसा है वो पैसा उन्हीं के लिए खर्च किया जा रहा है या कहीं बर्बाद किया जा रहा है। तो इन सभी की जांच करना होता है ऑडिटिंग। ठीक है, तो जांच करने का काम होता है ऑडिटिंग। तो इन शब्दों के बारे में आपको पता होना चाहिए। आप देख लेते हैं, देखिए कैग के कार्यों के बारे में डिटेल में। 1950 से 1976 तक, 1950 से 1976 तक कैग ने दोनों कार्य किए। कैग ने भारत सरकार के लिए दोनों कार्य किए। भारत सरकार के लिए, यहाँ राज्य सरकार की बात नहीं कर रहा हूं अभी मैं, भारत सरकार के लिए कैग ने दोनों कार्य किए, अकाउंटिंग प्लस ऑडिटिंग। ठीक है, उसका लेखांकन और लेखा परीक्षण दोनों कार्य किए 1950 से 1976 तक। उसके बाद देखिए 1976 के बाद कैग ने सिर्फ एक काम किया, ऑडिटिंग का। ऑडिटिंग का मतलब लेखा परीक्षण करा कैग ने भारत सरकार के लिए।
ना कि राज्य सरकार के लिए। राज्य सरकार के लिए देखिए इसने दोनों कार्य लगातार किए हैं। राज्य सरकार के लिए, जितनी भी राज्य सरकारें हैं उन सरकारों के लिए अकाउंटिंग प्लस ऑडिटिंग दोनों का कार्य किया है शुरू से अभी तक लगातार। लेकिन जो केंद्र सरकार है, जो पूरी भारत सरकार है, उसके लिए केवल ऑडिटिंग का कार्य करना शुरू किया है 1976 के बाद। ठीक है, अभी आपको मैं बताऊंगा कि 1976 के बाद जब केवल ऑडिटिंग का कार्य किया भारत सरकार के लिए, तो अकाउंटिंग का कार्य किसने किया, ये मैं अभी आपको बताऊंगा। तो ये भारत सरकार के लिए किया। ठीक है, भारत सरकार के जो द्वारा जो खर्चा किया जाता है उसका ऑडिटिंग का कार्य है, उसका ऑडिटिंग का कार्य 1976 के बाद भी किया। इसके अलावा देखिए 1950 से 1976 तक भारत सरकार के खर्चे का अकाउंटिंग और ऑडिटिंग दोनों का कार्य किया सीएजी ने, और 1976 के बाद केवल ऑडिटिंग का कार्य किया। तो 1976 के बाद अकाउंटिंग का कार्य किसने किया, ये किया सीजीए ने। सीजीए की फुल फॉर्म होती है कंट्रोलर। देखिए आपको यहाँ पर ध्यान देना है, वहां पर कंट्रोलर था, COMPT था, लेकिन यहाँ पर कंट्रोलर है, CONTROLLER, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंटिंग्स। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म आपको याद होना चाहिए, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंटिंग्स। आगे देखते हैं, देखिए जब ये रिपोर्ट तैयार करता है सीएजी, इसकी जांच की, लेखा परीक्षण की रिपोर्ट तैयार कर लेता है, तो उसके बाद देखिए रिपोर्ट किसको देता है, केंद्र के स्तर पर राष्ट्रपति को और राज्य के स्तर पर राज्यपाल को। उसके बाद देखिए केंद्र के स्तर पर जब राष्ट्रपति को, केंद्र के स्तर पर जब राष्ट्रपति को रिपोर्ट दे दी जाती है, तो राष्ट्रपति किसको देता है, संसद में राज्यसभा और लोकसभा, राज्यसभा और लोकसभा। तो केंद्र के स्तर पर यह रिपोर्ट सीएजी के द्वारा राष्ट्रपति को दी जाती है, और राष्ट्रपति उसके बाद संसद में, लोकसभा और राज्यसभा में सौंप देता है यही रिपोर्ट। इसके बाद देखिए लोकसभा और राज्यसभा में इस रिपोर्ट की जांच कौन करता है, जांच किसके द्वारा की जाती है, जांच की जाती है लोक लेखा समिति के द्वारा। लोक लेखा समिति के द्वारा इसकी जांच की जाती है, जो ये रिपोर्ट सौंपी जाती है लोकसभा और संसद में, इसकी जांच की जाती है लोक लेखा समिति के द्वारा। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं, 22 सदस्य होते हैं। देखिए जिनमें कि 15 लोकसभा से होते हैं प्लस 7 होते हैं इसमें राज्यसभा से। तो लोक लेखा समिति के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। इस रिपोर्ट की जांच कौन करता है, लोक लेखा समिति। इसलिए देखिए लोक लेखा समिति को कैग का मित्र भी कहा जाता है। तो कैग का मित्र किसको कहा जाता है, लोक लेखा समिति को। मैं यहाँ लिख देता हूं, कैग का मित्र, लोक लेखा समिति को कैग का मित्र कहा जाता है। देख केंद्र के स्तर पर तो हमने देख लिया, राज्य के स्तर पर जो कैग होता है वो रिपोर्ट किसको सौंपता है, राज्यपाल को। जिस प्रकार से देखिए केंद्र के स्तर पर राष्ट्रपति होता है, उसी प्रकार से राज्य के स्तर पर राज्यपाल होता है। तो रिपोर्ट किसको सौंपी जाएगी, राज्यपाल को। उसके बाद राज्यपाल रिपोर्ट किसको देता है, विधानसभा में। विधानमंडल में विधानसभा होती है, तो विधानसभा में रिपोर्ट देता है राज्यपाल। उसके बाद देखिए वही प्रक्रिया अपनाई जाती है जो केंद्र के स्तर पर अपनाई जा रही थी। तो ये मैंने क्या कार्य के बारे में ठीक से बता दिया है। रिपोर्ट किसको सौंपी जाती है, राष्ट्रपति को, और राज्य के स्तर पर राज्यपाल को। उसके बाद क्या होता है वो मैंने सब बता दिया है। अब हम लगा लेते हैं टेस्ट। टेस्ट का पहला क्वेश्चन है, भारत सरकार को कानूनी विषयों में कौन परामर्श देता है। तो भारत सरकार को कौन परामर्श देता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये शुरू से लास्ट तक जितने भी टॉपिक बताए मैंने अभी, उन्हीं के क्वेश्चन आंसर हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, मतलब भारत का महान्यायवादी, जिसका उल्लेख संविधान में अनुच्छेद 76 में किया गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। तो निम्नलिखित में से राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर धारण कौन रहता है, भारत का महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक मतलब कैग। इसके कार्यकाल के बारे में मैंने आपको बताया था, 6 वर्ष या 65 वर्ष। ठीक है, 6 वर्ष का कार्यकाल होता है इसका। अगर 6 वर्ष के अंदर ही वो 65 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो तो भी उसका कार्यकाल समाप्त हो जाता है। तो ये कैग के बारे में है, ना कि भारत के महान्यायवादी के बारे में। महान्यायवादी का कार्यकाल राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित होता है, राष्ट्रपति की मर्जी होती है, वो उसको कभी भी हटा सकता है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो किसके द्वारा किया जाता है, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है,
आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी समझा जाता है? तो प्रथम विधि अधिकारी भारत सरकार का कौन होता है? महान्यायवादी। ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है। महाधिवक्ता प्रथम विधि अधिकारी राज्य के स्तर पर होता है, राज्य सरकार का। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, भारत के अटॉर्नी जनरल विधि सलाहकार हैं। अटॉर्नी जनरल मतलब भारत का महान्यायवादी किसको सलाह देता है? भारत सरकार को विधि मामलों में। ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसको अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है? तो वह है भारत का महान्यायवादी। ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है, महान्यायवादी। तो पूरे भारत में जितने भी न्यायालय हैं उनमें सुनवाई का अधिकार होता है, उसको कहीं भी भारत सरकार का पक्ष रख सकता है। पक्ष रखने के लिए सभी न्यायालयों में बाध्य होता है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, पार्लियामेंट मतलब संसद के किसी सदन के सदस्य न होने पर भी सदन की बैठक में कौन भाग ले सकता है, कौन अपना विचार व्यक्त कर सकता है? तो वो कौन होता है? मैंने आपको ठीक से डिटेल में बताया था, भारत का अटॉर्नी जनरल मतलब महान्यायवादी। ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, भारत के न्यायवादी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? जो सही नहीं है वो हमको यहाँ पर बताना है। देखिए यहाँ नहीं पर आपको ध्यान देना है, जो सही नहीं है इन कथनों में वो हमको बताना है। तो ऑप्शन ए में वह मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं है, वह मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता है, ये बात सही है। लेकिन हमको जो नहीं है सही वो हमको बताना है। उसे संसद के दोनों सदनों में बोलने का अधिकार है, ये बात भी बिल्कुल सही है। उसे संसद में मत देने का अधिकार है, ये गलत है। देखिए उसे बोलने का अधिकार है, विचार व्यक्त करने का अधिकार है, लेकिन मतदान देने का अधिकार नहीं है। तो जो सही नहीं है वो हमको बताना है। ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है? तो वो है महान्यायवादी। ठीक से पढ़ ही चुके हैं हम। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है? तो वो है भारत का महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, सॉलिसिटर जनरल निम्न में से क्या होता है? देखिए जो भारत का महान्यायवादी होता है उसकी सहायता करने के लिए सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति की जाती है, लेकिन ये पद संवैधानिक नहीं होता है। संवैधानिक पद केवल भारत का महान्यायवादी का होता है, सॉलिसिटर जनरल का नहीं होता है। तो सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति भारत के महान्यायवादी की सहायता के रूप में की जाती है। तो निम्न में से देखिए कौन सा आंसर सही होगा? तो ये कानूनी सलाहकार होता है। जैसे कि महान्यायवादी होता है उसी प्रकार से ये भी कानूनी सलाहकार होता है भारत सरकार के लिए। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है तो कौन होता है? एक प्रशासनिक अधिकारी, एक न्यायिक अधिकारी। तो ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है, एक न्यायिक अधिकारी होता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए अधिकृत है। तो जिस प्रकार से केंद्र सरकार में महान्यायवादी होता है उसी प्रकार से राज्य सरकार के मामले में कौन होता है? महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है तो किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, देखिए कैग के बारे में क्वेश्चन आना शुरू हो गए हैं। 15 में दिया है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है? तो वो है 148। मैंने आपको बताया था कि कैग के बारे में सबसे ज़्यादा जो पूछे जाने वाला अनुच्छेद है वो 148 ही है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संघ के लेखा संबंधी प्रतिवेदनों को सर्वप्रथम निम्न में से किसको प्रस्तुत किया जाता है? तो ये किया जाता है भारत के राष्ट्रपति को। कैग राष्ट्रपति को रिपोर्ट सौंपता है और राष्ट्रपति संसद में लोकसभा और राज्यसभा को वह रिपोर्ट सौंप देता है और फिर उस रिपोर्ट की जांच कौन करता है? लोक लेखा समिति। ठीक है, आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद पर नियुक्ति का कार्यकाल होता है तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के लिए कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है, 6 वर्ष या 65 वर्ष। मैंने डिटेल में आपको बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाए जाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किसके समान है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है। देखिए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की जो प्रक्रिया अपनाई जाती है वही प्रक्रिया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाने के लिए अपनाई जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19,
नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी पर उचित कार्रवाई करने की अंतिम जिम्मेदारी है, तो वो किसकी है? संसद की। ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन संसद की लोक लेखा समिति की बैठकों में उपस्थित रहता है? तो संसद की लोक लेखा समिति की बैठकों में कौन उपस्थित रहता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है। मैंने आपको बताया था कि लोक लेखा समिति को कैग का मित्र भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। लोक निधि का अभिभावक किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। भारत के सीएजी मतलब नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्य करते हैं, तो कौन सा कार्य करते हैं? 4 ऑप्शन हमारे सामने पढ़ते हैं। नागरिक स्वतंत्रता के संरक्षण के रूप में, ऑप्शन बी में है लोक वित्त संरक्षण के रूप में, तो यही आंसर इसका सही है, लोक वित्त संरक्षण के रूप में। जो जनता का धन होता है, जो सरकार के पास जनता का धन पहुंचा हुआ होता है, उसको सरकार सही रूप से खर्च करे, कहीं गलत जगह खर्च ना करे, यही कार्य होता है सीएजी का। ठीक है, यही सब कुछ जांच करना सीएजी का कार्य होता है। तो लोक वित्त संरक्षण के रूप में इसका कार्य होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू दोस्तों। और यदि आपने हमारा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आने वाली सारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक प्राप्त होते रहेंगे। इसके अलावा देखिए, यदि आपने हमारा टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो उसको ज्वाइन कर लीजिए। हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ होती हैं उनसे संबंधित जानकारी और उनके लिंक मिलते रहते हैं। और कोर्स खरीदने के बारे में मैंने आपको बताया था कि अनअकैडमी पर कोई भी कोर्स खरीदते समय आप पा सकते हैं 10% का डिस्काउंट। उसके लिए आपको यूज करना होगा मेरे कोड SHM का। ठीक है, SHAM का यूज करना होगा। इसके बाद आप पा सकते हैं 10% का डिस्काउंट किसी भी कोर्स को खरीदते समय अनअकैडमी पर। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।